हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेज। मैं गंगाधर सर आप सभी का बायोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हेडिंग डालेंगे आप, क्या रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड। संचरण परिसंचरण को बोलते हैं सर्कुलेटरी। तंत्र का मतलब सिस्टम। ठीक है ना भाई? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता चल गया होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना भाई? लेकिन कई बार परीक्षा में जो पूछा जाता है, ध्यान समझना, कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जो जनक है, ठीक है ना, वो माना जाता है विलियम हार्वे को। कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को। तो अब मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना, कि जो आपका टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र को हम कितने भागों में? 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त। फिर हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में, हार्ट। पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, वाहिनियां। ठीक है, और ये धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन इनके यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को, हृदय नहीं, हृदय अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है ना भाई, स्टडी ऑफ ब्लड, ये आपका कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। देखो, लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, आगे जा करके आप पढ़ेंगे। तो लोहा, रक्त में लोहा पाया जाता है। आयरन की गोलियां खाई जाती हैं, प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं वो आयरन की गोलियां खाती हैं। ठीक है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ ये सिस्टम है। तो ये जो है आपका हेमेटोलॉजी। ठीक है भाई, अब हेमेटोलॉजी में क्या है, ध्यान से समझना। यानी कि आप इसको क्या देखेंगे, ध्यान समझना भाई। हेमेटोलॉजी, हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी। ये कार्डियोलॉजी जो है, कार्डियो शब्द जो है वो हृदय के लिए ही आता है। हृदय विशेषज्ञ जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं भाई। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। फिर आता है आपका रक्त वाहिनियां। तो रक्त वाहिनियों के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स बोलते हैं इनको। इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, ठीक है भाई। और इसको एंजियोलॉजी यानी कि ANGIOलॉजी ऐसे लिख दीजिए। तो ये चीज आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। रक्त परिसंचरण 3 पार्ट, रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी, हृदय यानी कि हार्ट के अध्ययन को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी, और रक्त वाहिनियां को एंजियोलॉजी कहते हैं भैया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे किसकी? रक्त की, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त। फिर बाद में हम आपका हृदय पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना भाई। तो हेडिंग डालेंगे क्या? रक्त। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। आराम से भाई, पढ़ाई अब स्टार्ट हो रही है भाई आपकी, ठीक है ना भाई। आराम से पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले मैं एक भी, देखो मैंने आपको श्वसन तंत्र पढ़ा दिया, पाचन तंत्र पढ़ा दिया, पोषण मैंने न्यूट्रिशन आपको पढ़ा दिया भाई, ठीक है ना। और रक्त परिसंचरण तंत्र चल रहा है आपका। पीछे की क्लास में आप देख सकते हैं, एक भी ऐसा शब्द मैंने नहीं छोड़ा जो आपके समझ में नहीं आया। विद प्रैक्टिकल कर करके, चित्र दिखा दिखा के आपको बताया। और अब भी आपके लिए ऐसी व्यवस्था मैंने कर रखी है कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना भाई। तो अब रक्त है तो रक्त को तो दिखा भी देता, लेकिन आप हंसते। ब्लड भी मैं दिखा देता, तुम कहते बोलो सर क्या पढ़ा, क्या दिखा दिया सुबह सुबह है। तो रक्त तो आप जानते ही होंगे सभी विद्यार्थी, रक्त कैसा होता है। आप जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गिर जाते हैं तो ब्लड बाहर निकल आ जाता है, वही रक्त है आपका, ठीक है ना भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? एक एक पॉइंट यहाँ पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे भाई। मानव रक्त के बारे में एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें कि ये होता कितना है भाई हमारे शरीर में। तो सामान्य वयस्क में, सामान्य वयस्क में, सामान्य वयस्क में रक्त की जो मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है भाई, ठीक है ना। लेकिन कई बार महिलाओं में, स्पेशली महिलाओं के बारे में पूछ ले, महिलाओं में अगर पूछ ले आपसे स्पेशली परीक्षा में, तो ये घट करके हो जाता है 4 से 5 लीटर, ठीक है। महिलाओं में रक्त की मात्रा कम होती है भाई, ठीक है बताओ। तो अब आगे की बात अगर करें क्यों होती है, ये भी मैं बता दूं, पुरुषों की बता, क्योंकि महिलाओं में जब मैच्योरिटी आती है तो आपने नाम सुना होगा मीनार की। तो मीनार की यानी कि मासिक धर्म के साथ रक्त का स्त्राव जो होता है उसे मीनार की बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है महिलाओं में, इसलिए रक्त की क्या होती है? कमी होती है भाई महिलाओं में। तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कई बार प्रश्न जो है वजन के अनुसार पूछ लिया जाता है कि या भाई हमारे शरीर में कितना खून होता है, रक्त कितना होता है। तो या लिख करके लिख दीजिए, या हमारे वजन का, या शरीर के वजन का, हमारे शरीर के हमारे शरीर के वजन का लगभग
कई जगह 7.5% दे देते हैं, कई जगह 8%, तो आप तो 8% लिख लीजिए, होता है। यानी कि अगर आप 100 किलो के हो, मान लीजिए 100 किलो आपका वजन है, तो ये माना जाता है कि इसका 8% का मतलब 8 लीटर जो है आपका शरीर में रक्त होगा। 60 किलो का अगर कोई व्यक्ति है तो 60 किलो का 8% निकाल लीजिए अभी, 5.6 लीटर उसमें रक्त होगा। 5.6 नहीं भाई, कम होगा, 4.8 लीटर। 70 किलो होगा ना, उसका होगा कितना, 5.6 लीटर। अब आप देख लेना आप में कितना वजन है, उसका 8% निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा कि आपके शरीर में कितना ब्लड है। ठीक है ना भाई। अब आगे की कार्रवाई करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखो भाई, अगला पॉइंट ये है क्या कि जो तो मुझे पहले पहले ही लिखाना चाहिए, लेकिन मैं अब लिखा रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। हमारा जो रक्त है, मतलब हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक, ऊतक ऐसे मत लिखो, ऐसे ये हो जाए, ऊतक, टिश्यू जिसे कहते हैं, है। यानी कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ तरल का मतलब तो ये लिक्विड होता है, क्योंकि ये बहता है, तो इसलिए लिक्विड तरल तो इसलिए कहा। संयोजी का मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्टिव जो है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया था श्वसन तंत्र में, फेफड़ों से ब्लड ही ऑक्सीजन को बिठा के, जिसमें हीमोग्लोबिन होता था, वो ब्लड ही ऑक्सीजन को लेकर के जाता था शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, अंगों में। तो कनेक्शन का कार्य करता था, संयोजन का कार्य करता था, इसलिए इसे संयोजी कहा है। ठीक है। और ऊतक इसलिए शब्द जोड़ा गया है, ऊतक का मतलब होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए ऊतक कहते हैं भाई। तो ये बिल्कुल शब्द यों की यों रट लीजिए कि रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है ना भाई। तो कई बार आता है ऑप्शन में ये तरल संयोजी ऊतक, जो भाई प्रश्न आ जाए रक्त क्या है, तो फिर ऑप्शन में ये तरल संयोजी ऊतक ये शब्द होना चाहिए रटा हुआ। ठीक है ना भाई। तो आगे की अगर बात करें, ध्यान से समझना, अगला प्रश्न, इसका कार्य क्या है रक्त का, तो आप लिख लीजिए रक्त का कार्य क्या है। तो रक्त का जो कार्य है वो मैं आपको पहले भी श्वसन तंत्र में बता चुका हूं। शरीर के प्रत्येक भाग तक, शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन तथा, ऑक्सीजन का परिवहन तो करता ही है, साथ के साथ कुछ मिनरल्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, खनिज तत्व, खनिजों, समझ में आ रहा है कि शरीर के प्रत्येक भाग तक O2 तथा खनिजों को पहुंचाना, ये ब्लड का प्रमुख कार्य है भाई, ध्यान रखना। तो समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना भाई, रक्त का कार्य समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान समझना। कई बार जो है रक्त का पीएच भी पूछ लिया जाता है भाई। तो रक्त का पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.4 होती है। देखो पीएच में आपको पढ़ाएंगे आगे, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से ज़्यादा होता है उसे क्षारीय कहते हैं, और 7 होता है उसे न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसे दुर्बल क्षार कह सकते हैं, दुर्बल क्षारीय।
ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कई बार जो है वो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रक्त का जो लाल रंग है वो क्यों होता है, लाल रंग का कारण क्या है। ठीक है बेटाओ, तो ये चीज़ भी आप यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? यानी कि रक्त यानी कि ब्लड का जो रंग है, रक्त मतलब ब्लड, रक्त मतलब ब्लड का जो रंग है वो क्या होता है? लाल होता है भाई। तो ये तो सभी जानते हैं लाल होता है। जो खून है जो होता है रक्त, वो क्या होता है? लाल होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कारण पूछ ले कि क्या कारण है, तो कारण मैं बता दूं आपको, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण, जिसे HB लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। अब ध्यान से समझना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। जो हीमोग्लोबिन जो है, ये जो स्वयं है ना, स्वयं 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 लिख लीजिए, स्वयं स्वयं बैंगनी रंग का होता है भाई। हीमोग्लोबिन जो है वो स्वयं जो है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है, मैं आपको बता दूं, दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? तो ध्यान से समझना। दो शब्दों से मिलकर के बना है हीमोग्लोबिन शब्द। तो पहला शब्द तो आपका है हीमेटिन। हीमो जो है हीमेटिन, हीमेटिन तो बना है हीमो शब्द। और ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन, हीमेटिन और ग्लोबिन शब्द से मिलकर के बना है। तो हीमेटिन जो है ना, हीमेटिन, हीमेटिन जो है वो कलर का, यानी कि इसे कहते हैं, हीमेटिन को यहाँ लिख दीजिए, ये वर्णक है। वर्णक का मतलब कलर है। हीमेटिन जो है वो क्या है? कलर है। और ये कलर जो है, इसके इसके अंदर जो कलर आता है वो आता है Fe+2। Fe+2 यानी कि ये आपको मैं बताऊंगा आपको कि जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें आता है ये Fe+2। दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे Fe+2 बनता है भाई। ठीक है ना भाई? जिसे आप फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस। यानी कि फेरस के कारण जो है वो लाल रंग होता है भाई, मेन कारण ये है। और ग्लोबिन जो है तो ये वर्णक है। हीमेटिन तो क्या है? वर्णक है। लेकिन ग्लोबिन जो है ना, ये प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया पूरा चीज, कि रक्त जो है, ब्लड का जो लाल रंग है उसका कारण हीमोग्लोबिन है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो खुद बैंगनी रंग का होता है, ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, हीमेटिन वर्णक। तो हीमेटिन के कारण लाल रंग का होता है। हीमेटिन किसको कहते हैं? Fe+2, फेरस जिसे कहते हैं। तो Fe+2 के कारण ही ये लाल होता है। और ग्लोबिन प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से मिलकर के आपका हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये हमने ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसका भी हमने पोस्टमार्टम कर दिया। तो अब ध्यान से समझना, जब भी आपने क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया आपको बताना, जो खून की जांच होती है, ठीक, खून की जो जांच आपको कहते हैं कि CBC, याद आ गया, CBC कहते हैं भाई। CBC जांच लिखता है। जब भी आप कोई बीमार होता है, खून की जांच करते हैं, तो उसे CBC जांच कहते हैं भाई। डॉक्टर जो है वो CBC जांच लिखता है आपको।
ठीक है भाई मेघरानी जी, आपका सवाल का आंसर हम अगले क्लास में देंगे, मतलब ठीक है ना, चिंता मत कीजिए। तो ये चीज आपके समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं कि जब मैं ये बात कर रहा था कि जब डॉक्टर आप बीमार होते हैं तो आप जब डॉक्टर की पर्ची को ढंग से पढ़ा करो भाई, तभी ज्ञान मिलता है। तुम करम ठोक कुछ, हाँ, हर चीज पर आप थोड़ा रिसर्च किया करो, सर्च किया करो। तो डॉक्टर की पर्ची में जब वो देखते हैं तो साइड में लिख देता है सीबीसी। अब तो आजकल कोविड-19 लिखने लग गए, कोविड-19 की जांच कराओ, है। तो ये चीजें होती हैं। तो सीबीसी में आप देखते हैं कि वहां आपके सारे काउंट्स आ जाते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हैं, हीमोग्लोबिन एचबी का मान भी आ जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे ध्यान समझना, कि जो हीमोग्लोबिन है खुद बैंगनी रंग का होता है, और ये हेमेटिन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, हेमेटिन वर्णक होता है, ठीक है, फेरस के कारण। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो आप, जैसे आपसे कुछ अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपसे पूछ ले कि मेल यानी कि पुरुष में कितना होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको, कई किताबों में अलग मिल सकता है। तो 14 से 16 ग्राम प्रति, प्रति मतलब प्रत्येक 100 ml, यानी कि 100 ml आप रक्त लेंगे, खून लेंगे, तो उस 100 ml जितना भी आपका कप में आ जाएगा 100 ml, ठीक है ना, एक छोटा सा कप, 100 ml का मतलब छोटा सा कप, तो छोटे से कप में आप लेंगे तो उसमें 14 से 16 ग्राम, तो इसका एवरेज 15 ग्राम भी आ जाता है कई बार, ठीक है ना भाई। ये पुरुषों में पाया जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। लेकिन कई बार आपसे पुरुषों में, महिलाओं में भी पूछ लिया जाता है, स्पेशल महिलाएं। तो महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है बेटाओ। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कितनी, 12 से 14। तो 12 से 14 वही ग्राम प्रति 100 ml, 100 ml में 14 से 12 या 14 ग्राम, ठीक है भाई। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कितनी पाई जाता है हीमोग्लोबिन। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, और ये पाई जाती है 18 से 20 के समथिंग। तो 18 या 20 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में 18 से 20 के बीच में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर अच्छी होती है तो जो ब्लड है, खून की कमी कह देते हैं ना कई लोग, तो वो हीमोग्लोबिन ही है भाई। खून की कमी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि खून के अंदर हीमोग्लोबिन ही होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, सारी की सारी चीज़ें भाई। तो अब जो है अगला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं हम, तो आप लिख लीजिए क्या अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, एवरेज भी पूछ लेता है कई बार, एवरेज, एवरेज यानी कि औसत हीमोग्लोबिन, जो कि कुछ भी नहीं कहे, ना पुरुष कहे, ना महिला कहे, ना बच्चा कहे, तो क्या आंसर देंगे। तो आपका आंसर रहेगा 15 ग्राम प्रति 100 ml। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो 15 ग्राम प्रति 100 ml आपका आंसर रहेगा, ठीक है भाई। आप ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। कई प्रश्न जो है ऐसे आते हैं कि शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ये पूछ लिया जाता है नॉर्मल। हालांकि अगर कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो अलग अलग बात हो जाती है। लेकिन नॉर्मल प्रश्न ये भी बन जाता है कि शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, शरीर में रक्त का निर्माण
शरीर में रक्त का निर्माण वो होता है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा। चलो मैं इसको थोड़ा अगले पेज पे लिखाता हूँ, क्योंकि इसको मैंने दिखाया भी अगले पेज पे ही है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना भाई, कि ये होता क्या है ये अगले पेज पे ही मैं बता दूंगा, अगले पेज पे लिखा देंगे। अब देखो कुछ दूसरी चीज़ देखो भाई, कुछ जो है ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार कुछ रक्तों का स्त्राव होता है अलग अलग अंगों के अलग अलग जगह से, और उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता आपका कोई प्रश्न छूटे। तो आप यहाँ से एक मैं पॉइंट यहाँ बना देता हूँ कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो कि अभी बहन जी ने कमेंट किया कि नाक से रक्त स्त्राव अगर होता है, तो नाक से जो रक्त स्त्राव होते हैं उसे सामान्य भाषा में नक्सीर बोलते हैं। नक्सीर आ गई भाई, ठीक है ना। तो नॉर्मल मैं बता दूं, इसका देसी इलाज मैं बता दूं आपको कि अगर किसी के सर्दी गर्मी 12 महीने ही अगर नाक से नक्सीर कभी भी आ जाए, तो वो आप डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन अगर गर्मियों के सीजन में ही अगर आपके नक्सीर आती है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये है कि आपके गर्मी है, शरीर के अंदर गर्मी। तो आप ऐसा कीजिए कि एक क्या नाम से मिश्री होती है, मिश्री, तो जो क्या कहते हैं उसको, कच्ची जो मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है बड़ा सा छोटा सा मतलब, तो मिट्टी का एक बर्तन लीजिए, उसमें मिश्री को रात को ही भिगो दीजिए। ठीक है ना भाई, और उस मिश्री के पानी को फिर सुबह छान करके पीजिए रोज़, तो वो आपकी जो है गर्मी निकल जाएगी भाई। ठीक है ना, और ये सही हो जाएगा मामला। और दूसरा ये भी है कि जब नक्सीर आते हैं तो जो आपकी लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी जहाँ हो तो उसमें पानी डाल करके तुरंत उसको सूंघिए, नक्सीर जो है वो आना बंद हो जाता है। ये पहले के ज़मानों में होता था, अब होता है नहीं होता वो देख लेना भाई। तो नाक से जो रक्त स्त्राव होता है उसे इंग्लिश मतलब साइंस भाषा में, डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसे कहते हैं एपिस्टेक्सिस। एपी एपिस्टेक्सिस। इसको अंग्रेजी में भी लिख लीजिए किसी को दिक्कत अगर आती हो, एपिस्टेक्सिस। तो ऐसे याद कर लेना भाई, ठीक है। नाक से जो रक्त स्त्राव होता है उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस। ठीक है। हाँ, कई लोगों के जो है वो जो है कि मूत्र के साथ, बिल्कुल मूत्र के साथ, तो मूत्र के साथ रक्त स्त्राव होता है भाई, यानी कि टॉयलेट कर रहा है और उसमें खून आ जाए थोड़ा सा, ठीक है ना भाई, तो उसको कहता है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया। तो देखो ये शब्द कैसे बना है, हीमे, तो हीमे का मतलब मैंने बताया था कि हीमेटाइट, क्या कहे, हीमोलॉजी कुछ कहते हैं ना भाई, हीमा। तो हीम शब्द जो है वो रक्त के लिए आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हीमेटाइटस फेरस आयरन लोहे के कारण लाल होता है इसलिए। तो यूरिया शब्द कहाँ होता है, मूत्र में यूरिया ही होता है, तो हीमेचूरिया शब्द बन गया। ये क्या बन गया, हीमेचूरिया, HAEMATURIA। ठीक है भाई। और आगे आपसे पूछे कोई व्यक्ति कि मल के साथ रक्त स्त्राव, मल के साथ रक्त स्त्राव अगर हो जाए, आराम से पढ़ेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। यानी कि सुबह आप 2 नंबर जाएं और उसमें अगर खून अगर आपको दिख जाए, तो उसे साइंस की भाषा में यानी कि उसको जो कहते हैं वो कहते हैं मेलिना। मेलिना, तो MELE, मेलिना। ठीक है भाई। फिर मैं आपसे कहूं कि उल्टी, उल्टी भी तो हो जाती है भाई, कहोगे तो उल्टी के साथ
रक्त स्त्राव हो जाए, किसी के रक्त रक्त आ जाए, खून आ जाए उल्टी के साथ, ठीक है ना भाई। तो उल्टी के साथ जो रक्त स्त्राव होता है उसे हीमेटेमोसिस कहते हैं भाई। हीमेटेमोसिस, ठीक है भाई। हीमेटेमोसिस यानी कि HAE, हीमेटेमोसिस, ठीक है भाई। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बलगम, बलगम तो आप जानते हो खकार जिसे कहते हैं, तो बलगम के कई लोग तो ऐसे होते हैं जो खकारते हैं उसी को अंदर ही निकल जाते करम ठोक। तो बलगम के साथ रक्त स्त्राव, तो बलगम के साथ जो रक्त स्त्राव होता है उसे हीमो हीमोप्टाई हीमोप्टाइसिस, क्या कहता है, हीमोप्टाइसिस, ठीक है भाई। ऐसे लिख दीजिए हीमोप्टाइसिस, ठीक है भाई। एक और आपका रह गया है, वो क्या है ध्यान समझना। मासिक धर्म के साथ मासिक धर्म का मतलब जो महिलाओं में पीरियड आते हैं, ठीक है ना। तो मासिक धर्म के साथ रक्त स्त्राव, तो मासिक धर्म के साथ अगर कोई खून आता है हर महीने, ठीक है, तो उसे कहता है मीनार की। हालांकि पहली बार जो आता है उसको कहते हैं ये, ठीक है ना भाई, MEN, मीनार की। तो यहां से भी ये प्रश्न बन सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न कोई छूटे नहीं, तो ये चीज मैंने आपको बता। देखो याद करने की बात है तो देखो ध्यान समझना, याद करना तो बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे देखो इधर, नाक से निकले ना, नाक से, तो उसे कहते हैं एपीटैक्सिस, ठीक है ना। तो टैक्सी शब्द दिख गया ना, टैक्सी, तो टैक्सी जो है वो आपके नाक के सामने से होकर निकल गई और आपने रोका भी नहीं, ऐसे याद कर लो कुछ भी भाई, कुछ ना कुछ तो लॉजिक आपको निकालना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। दूसरा है आपके कि भाई मल है, तो मल के साथ जो खून निकले उसे कहते हैं क्या, मैलिना। तो ये तो आसान है, मैं से मलिना, मल से मलिना, ठीक है। मूत्र के साथ अगर आ जाए तो मूत्र में क्या होता है, यूरिया, तो हिमेचूरिया, ठीक है भाई। और बलगम के साथ अगर आ जाए तो बलगम के साथ है उसे कहते हैं हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस। तो ये ऐसे बलगम के साथ आप ऐसे याद करना कि जब भी आप थूको ना तो हीमोप्टाइसिस बोला करो, बार बार बोला करो, या फिर अगर भूल जाओ तो फिर घर आ करके उस नोट्स में देखो, तुरंत देखो हीमोप्टाइसिस, ठीक है। और उल्टी के साथ जो है उसे कहते हैं हेमेटेमेसिस। तो दोनों ही थोड़े से ज्यादा टफ है, बस इन दोनों को याद करो कि भाई बलगम, बलगम के साथ और उल्टी के साथ। तो बलगम के साथ तो क्या याद रखेंगे, हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस पी आता है उसमें, हेमोप्टाइसिस, ठीक है भाई। और उल्टी के साथ है उसे हेमेटोमोसिस कहते हैं, हेमेटोमोसिस, हेमेटोमोसिस, मोसिस तो यानी मुंह से ही तो उल्टी होती है भाई, और ऐसे याद कर लो भाई, ठीक है। तो ऐसे कई बार जो है वो हो जाता है मामला। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ध्यान से समझना
कि कई बार जो है वो आपसे ये पूछ लिया जाता है, क्या क्या पूछ लिया जाता है कि सर ये लाल अस्थि मज्जा किसे कहते हैं। देखो लाल अस्थि मज्जा, या फिर ये जो मैंने क्या बताया आपको कि शरीर में रक्त का निर्माण, लिख लीजिए चलो अब यहाँ पर, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है ये पूछ लिया जाए, तो शरीर में रक्त का जो निर्माण है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि, लाल अस्थि मज्जा, ये शब्द ही है भाई, मजे मतलब आप लाल अस्थि मज्जा, और इसे अंग्रेजी में कहेंगे रेड बोन, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है भाई, अब देखो इधर, अब आप कहो सर रेड बोन मैरो कैसे होता है, लाल अस्थि मज्जा कैसी होती है, तो आप यहाँ मैंने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, आप देख लीजिए, ये लो। ठीक है बेटा, तो इसको यानी कि देखो, देखो ये जो है ये हड्डी है बाहर जो ये दिख रही है ना आपको, ये वाली चीज, ये क्या है, हड्डी है, बोन है, और इसके अंदर जो देखो ये दिख रहा है ना ये, तो ये थोड़ा सा है ना भाई, इसी को कहते हैं रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। और ये जो लाल अस्थि मज्जा है, इसी से ही रक्त का क्या होता है, निर्माण होता है बेटा। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, चलो ये तो सर आपने बता दिया कि रेड बोन मैरो है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब प्रेगनेंसी होती है क्लियर, तो क्या बच्चा लगते ही, क्योंकि वो तो खून से बनता है प्लेसेंटे के द्वारा, ठीक है भाई, तो बच्चे होते ही क्या सबसे पहले हड्डी थोड़ी होती है जो वो फिर, तो खून कैसे, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, क्या ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शरीर में रक्त का निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में होता है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपसे अगर पूछे कि भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था का मतलब पेट में जब बच्चा होता है भ्रूण में, तब खून कहाँ से आता है, रक्त कहाँ से आता है जो वो बच्चा बनता है, क्योंकि रक्त से ही बच्चा बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो भ्रूणावस्था की अगर बात करें, तो भ्रूणावस्था में जो रक्त का जो निर्माण है वो लीवर में लीवर से होता है भाई, यकृत से। तो छोटे बच्चे जो होते हैं पेट में, जो माँ के पेट में, तो उनमें रक्त कहाँ से आता है, तो वो कहाँ से आता है, लीवर से भाई। तो ये चीज आप याद रखेंगे भाई। ठीक है, आगे जा करके देखो, जो लाल अस्थि मज्जा जो है, रेड बोन सेल जो है, सॉरी मैरो, मरो नहीं मैरो, रेड बोन मैरो, ये जो होती है ये फ्लैट बोन में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसमें कि लाल अस्थि मज्जा जो है ये आपकी फ्लैट बोन, फ्लैट बोन का मतलब सीधी, सीधी हड्डी जो होती है ना भाई, उसमें फ्लैट, बिल्कुल सपाट। ठीक है ना भाई, और आगे जा करके आप देखेंगे पीली अस्थि मज्जा भी पढ़ेंगे, तो पीली अस्थि मज्जा जो है वो बोन जो हड्डी होती है उसके मिडिल पार्ट में पाया जाता है भाई। ठीक है, तो आप यहाँ लाल अस्थि मज्जा, तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है, पीली से नहीं होता भाई, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन मैंने ये बता दिया क्योंकि यहाँ लाल अस्थि मज्जा मैंने लिखा है तो आपके मन में आ गया होगा। तो पीली अस्थि मज्जा जो है वो मिडिल पार्ट ऑफ बोन, और लाल अस्थि मज्जा फ्लैट बोन, फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधी सपाट, और उसमें बीच का जो भाग है मिडिल पार्ट, उससे पीली अस्थि मज्जा उसे कहते हैं भाई। और मैं आगे बताता रहूंगा, अभी कौन सा टॉपिक खत्म ही हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी जो चीज़ मैंने आपको बताई, हाँ या ना।
लेकिन अब हम रुधिर के संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में होता क्या क्या है। और अब पढ़ाई जो हो रही है आपकी ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना भाई, यहाँ से प्रश्न टपकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम ब्लड कि खून जो होता है उस खून में होता क्या क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया रक्त। और रक्त का मतलब क्या होता है? ब्लड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कि जो रक्त होता है, अब ध्यान से समझना भाई आराम से। सबसे पहले तो रक्त किसे कहते हैं? तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो रक्त जो बनता है वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक तो द्रव हिस्सा होता है फ्लूइड पार्ट, ठीक है, और एक होता है कोशिकीय हिस्सा। ठीक है भाई, तो यानी कि जो रक्त जो है वो दो पार्टों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दो पार्ट कौन कौन से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। पहला जो है वो है आपका द्रव वाला हिस्सा। आराम से समझिए, जिसे फ्लूइड पार्ट कह सकते हैं, फ्लूइड पार्ट। दूसरा जो है वो है आपका कोशिकीय हिस्सा। इसे कहते हैं सेलुलर पार्ट। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्रव हिस्सा का मतलब पतला पतला, और कोशिकीय इसका मतलब सेलुलर पार्ट मतलब कोशिकाएं। यानी कि और अगर आप इसको ढंग से लिखें तो यानी कि आप इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है बेटाओ, और ये जो होता है इसे कहते हैं क्या? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। ब्लड कार्पेल्स। ठीक है भाई, अब ध्यान समझना भाई, तो एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा के लिए मैं बता दूं कि आपने कोविड काल में, कोरोना काल में प्लाज्मा डोनेट, प्लाज्मा थेरेपी ऐसे शब्द सुने होंगे, अखबार अगर पढ़ते होंगे तो आप, कि प्लाज्मा थेरेपी से अब होगा कोरोना का इलाज, प्लाज्मा से प्लाज्मा दान करो। जिसको कोरोना होकर के कोई अगर व्यक्ति सही हो गया है तो प्लाज्मा का दान करो। वो क्या होता है मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना। जिसको मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसका कोरोना हो चुका पहले, और कोरोना होकर के उससे वो हो गया अब सही टकाटक, तो उस व्यक्ति का जो प्लाज्मा निकाल करके किसी, जिसको कोरोना बहुत खतरनाक तरीके से है, तो उसके अगर चढ़ा दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन 100% नहीं, लेकिन हाँ ठीक हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपने सुना होगा। लेकिन मैं आगे पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा और यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लाज्मा के लिए मैं बात कहूँ आपसे कि जो प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा, इसके लिए एक शब्द लिखेंगे यहाँ कि प्लाज्मा जो है ये कैसा होता है, तो मैं बता दूँ आपको, हल्का पीला। हल्का पीला होता है भाई ये प्लाज्मा। तो हल्का पीले रंग का क्षारीय, हल्का पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है भाई। कौन? प्लाज्मा।
तो आगे होगी बात आपके समझ में। हल्के पीले रंग का क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है भाई। ठीक है भाई। तो प्लाज्मा का जो अब देखो इधर, लेकिन जो रुधिर कणिका देखो, अब यहाँ पे प्लाज्मा जो है ना वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। प्लाज्मा जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से। आराम से समझिए, इनको ही ढंग से पढ़ना है। देखो भाई, 3 चीजों से मिलकर के बना है कौन, प्लाज्मा। कौन कौन सी चीज, ढंग से समझिए। पहला जो है उसका नाम है आपका पानी। प्लाज्मा में ज्यादातर चीज जो है 90% जो होता है वो पानी ही होता है, ध्यान रखना। हाँ, ये चीज और मैं बताना भूल गया कि मान लीजिए आपका 100% कोई ब्लड है, 100% अगर कोई ब्लड है, 100 लीटर मान लीजिए, तो 100 लीटर ब्लड में खून अगर आपके पास है 100%, तो आप जब उसको विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि 50 से 60% जो है वो आपका प्लाज्मा होता है। या फिर आप कह सकते हैं क्या, 50 से 60 दे देते हैं कई परीक्षाओं में उसका एवरेज दे देते हैं 50 और 60 का बीच का, मतलब 55%। तो आप कंफ्यूज मत होना भाई कि प्लाज्मा का जो परसेंट है वो कितना है, 55%, और बाकी का 100 में से 55 गया तो कितना बच गया, 45। तो 45% जो है वो रुधिर कणिकाएं होती है भाई। किसी ब्लड में 100% अगर कोई रक्त है तो उसमें 55% तो प्लाज्मा पाया जाता है, बाकी का 45% जो है वो रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि देखो ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जो है मैंने ये कहा था आपसे कि प्लाज्मा जो है वो 3 पार्टों से, यानी कि पानी, प्रोटीन, प्लाज्मा 3 चीज़ों, पानी से बनता है, प्रोटीन से बनता है, और कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों से बनता है। ठीक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक से बनता है क्या, आपका प्लाज्मा। अब मान लीजिए देखो ये जो 55% जो प्लाज्मा है, 55% जो प्लाज्मा है ये अपने आप का 100% है, क्योंकि कोई भी संख्या वस्तु चीज अपने आप की 100% होती है, ये आपको के सर ने बताया होगा। ठीक है। तो प्लाज्मा जो 55% निकल के आया वो अपने आप का 100% है, ये वाला प्लाज्मा जो है वो 100% है। ठीक है। अब इस प्लाज्मा को भी अगर मतलब जो 55 किलो है उसको अगर 100% मान करके अगर मैंने बांटा, तो आप पाएंगे क्या कि जो पानी होता है ना, पानी प्लाज्मा में जो पानी होता है वो 90% होता है भाई। 90 यानी 55 का 90% जो होता है वो पानी होता है। अब देखो कैसे समझ में आएगा। 100 लीटर आपने किसी का खून चूस लिया मतलब निकाल लिया, तो इसको आपने देखा कि 55 लीटर तो इसमें से प्लाज्मा निकला, 55 कितना, 55 लीटर, तो 55 लीटर तो प्लाज्मा निकला, और 45 लीटर जो है ये आपका रक्त कणिकाएं यानी कि रुधिर कणिकाएं निकली। फिर 55 का मैंने 90% निकाला, 55 का कितना परसेंट, 90%। तो प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, 55 जो है अपने आप का 100% गुणा 90 है। ऐसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हासिल कितना, 4। ठीक है ना भाई। या फिर 5.5 घटा देंगे 55 में से, तो 55 में से 5.5 घटाया तो ये हो जाएगा कितना, 99, वो सॉरी 49.5। ठीक है भाई। तो 49.5 यानी 55 में से 49.5 लीटर तो आपका क्या है, पानी है। वापस से समझ लीजिए, 100 लीटर किसी का खून निकाला आपने, तो उसमें से 55% प्लाज्मा है, 45% जो है वो आपका रुधिर कणिका है, और 55 का 90% यानी कि 49.5 किलो जो है वो आपका लीटर मान लीजिए वो आपका क्या है, पानी है। ठीक है भाई। अब ध्यान समझना, 90% आपका पानी हो गया प्लाज्मा में। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो है 7%, यानी कि 7% जो है वो प्रोटीन है। ठीक है।
और बाकी के जो 3% बच गया वो बच गया आपका क्या, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसको जोड़ेंगे तो 90 हो गया भाई, 90 7 97 और 3 100। लेकिन अगर कोई रुधिर कर्णिकाओं की बात करें कि सब रुधिर कर्णिकाएं जो हैं ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो ये भी आपकी 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है भाई। ये भी 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, जिसका मैं आपसे कह दूं, एक तो होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिसे रक्ताणु कहते हैं शुद्ध हिंदी में, या फिर इसको कह सकते हैं लाल रुधिर कणिका। क्या कह सकते हैं, लाल रुधिर कणिका। और दूसरा होता है आपका WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और इनके जो हैं डायरेक्ट आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है WBC का, प्लेटलेट्स के, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आप याद रखेंगे भाई। तो जो आरबीसी जो है इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स जो होती है इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये शब्द याद होने चाहिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में लिख देता हूँ भला इनकी, इरिथ्रो की तो ERYTHRO, इरिथ्रोसाइट। फिर है ल्यूकोसाइट, और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है भाई, तो ये मैं, चिंता मत कीजिए, मैं सब याद करा दूंगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई होगी आपके पास समझ में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम इनको देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो रक्त का जो है द्रव हिस्सा, फ्लूइड पार्ट, वो आपका प्लाज्मा कहलाता है, जो हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, और कोशिकीय हिस्सा जो है रुधिर कणिकाएं, वो आपका आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये सवाल उठता है कि सर ये कम से कम दिखाओ तो सही हकीकत में होता क्या है। और जिज्ञासा मानव का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और उस जिज्ञासा को अगर मन में ही अगर बनाए रखते हो आप, तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। और आप उसको आप ये सोचेंगे सर आपको इतने सारा ज्ञान कैसे है, आप ऐसे कैसे सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर देते हो। तो उसका लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है कि उसका इलाज मैंने बताया आपको क्या, कि मैं किसी भी चीज़ का जब मेरे को कोई कारण, मतलब कोई चीज़ मुझे दिख जाती है, तो उसका मैं तुरंत उसका जो है एक्सप्लेन देखता हूँ, कि एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, उसका विवरण देखता हूँ कि ये होता कैसे है भाई। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लड है उसका मामला क्या है, ध्यान समझना, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखो भैया, आपके लिए मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, देखो आराम से। अब मैं एक एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ढंग से समझना भाई क्या है। ठीक है, अब ध्यान समझो भाई, ये आपके शरीर में से ब्लड निकाल लिया भाई, ये आपके शरीर में से क्या निकाल लिया, ब्लड, खून, रक्त निकाल लिया। अब ध्यान से समझना भाई, और इस जो आपके शरीर में से जो रक्त को निकालते हैं, आपने देखा होगा रक्त की जांच, अगर खून की जांच अगर डॉक्टर ने आपके लिखी हो, तो आपके शरीर में सुई से वो इंजेक्शन से खींचता है ब्लड को, तो ऐसे टेस्ट ट्यूब में ऐसे निकाल लेता है वो। कभी आपने CBC की जांच करवाई हो तो
ठीक है, तो ऐसे ट्यूब में निकाल लेता है, तो उस जो जो ब्लड निकाला उसको कहते हैं होल ब्लड। होल का मतलब पूरा ब्लड। अब पूरा ब्लड क्यों लिखा? क्योंकि रक्त जो होता है ना, रक्त वो दो पार्ट यानी प्लाज्मा से बनता है और रक्त कणिकाएं, और प्लाज्मा में भी पानी है, प्रोटीन है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। और यहाँ पे जो रक्त कणिकाएं जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है, रुधिर कणिकाएं जिसे कहते हैं, रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं, तो वो भी पहले 3 पार्ट आपको बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये पूरा का पूरा आइटम जो है इसे कहते हैं होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब पूरा रक्त। किसी को अगर मान लीजिए प्लाज्मा ही चाहिए, किसी को आरबीसी ही चाहिए, किसी को डब्ल्यूबीसी चाहिए, तो फिर वो पूरा रक्त होल ब्लड नहीं होता। और ये पूरे की अगर बात है उसे कहते हैं होल ब्लड। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी शायद सारी चीज़ें, ठीक है ना भाई। अब आगे समझिए भी आगे की बात क्या है। तो ये पूरा रक्त निकालिए। अब देखो ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहां पर आपने देखा कि इस जो रक्त की जो ये आपने रक्त निकाल लिया, तो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया भाई। क्या कर दिया? सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि इसको जो फिजिक्स में पढ़ेंगे भाई, ये कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, कुछ ऐसा कहते हैं इसको, अवक्षेपण कह सकते हैं, या फिर जो भी है मामला, ठीक है ना भाई। फिजिक्स में पढ़ेंगे, याद आ जाएगा मुझे अभी तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अभिकेंद्र कुछ ऐसा, अभिकेंद्रण कुछ ऐसा कहते हैं। अपकेंद्रण कह देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा, अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अपकेंद्रीय बल, तो उसी से अपकेंद्रण करते हैं। तो उसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको, सीधी सी बात। जैसे छाछ होती है ना, छाछ, दही, तो दही में आप जो उससे रई जानते हो, उससे अगर छाछ को बिलोते हो तो वो अपकेंद्रण ही है भाई। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब अपकेंद्र, यानी कि वो दही आपने देखा होगा, छाछ को वो करते हैं तो घी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, अवक्षेपण। तो घी को फिर महिलाएं जो हैं, हमारे घर की जो उसको निथार करके घी बना लेती हैं, तो वही होता है। तो इस रक्त की छाछ कर दी कुल मिला के, ऐसे समझ लो। रक्त की क्या करती? छाछ। तो छाछ कर दी तो ये 3 भागों में बट गया बेटाओ। अब देख लीजिए ढंग से, पूरा जो रक्त है वो 3 भागों में बट गया। पहला भाग आप देख लीजिए यहाँ पर, ये पीला पीला है। पीला पीला यानी कि यहाँ से लेकर के आपको मैं बता दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपका पीला पीला है, और इसको कहते हैं प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो इसीलिए तो प्लाज्मा के नीचे मैंने ये लिखा है हल्का पीला। तो पूरा पीला नहीं है, पीला नहीं है पूरा, हल्का पीला है। और ये 55% ऑफ ब्लड, यानी कि 55% होता है पूरे रक्त का, ये मैंने आपको लिखा दिया था भाई, ठीक है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट देख दीजिए, केवल नीचे वाला ये लाल वाला, ये तो आप नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो ध्यान समझना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दिख रहा है लाल ये। तो ये जो लाल वाला पार्ट है, ये आपका कहलाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट हो गया भाई ये, एरिथ्रोसाइट। और अभी अभी मैंने बता दिया एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है। एरिथ्रोसाइट है भाई, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी। तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ये लो थोड़ा कलर, क्योंकि वो एक जैसा हो गया नहीं। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को ही कहते हैं भाई, लाल रुधिर कणिका जिसे कहते हैं। तो ये आरबीसी हो गया।
और यहाँ पर बीच में आप देख रहे होंगे शायद, ये बीच का जो भाग आप देख रहे हैं वो क्या है, ये वाइट वाइट, थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ जो आपको दिख जाए ढंग से। दिख गया भाई वाइट वाइट ये? अब ध्यान समझिए, ये है आपका ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का मतलब ये आपकी दो चीजें हो गई, कौन कौन सी? ये हो गई WBC, ल्यूकोसाइट तो WBC को कहते हैं ना भाई, और प्लेटलेट्स का मतलब आपका वही थ्रोम्बोसाइट। तो ये होगा WBC और प्लेटलेट्स। ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये नहीं कि ये चीज आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि ये 1% से भी कम होता है WBC, यानी कि पूरा रक्त में से 1% से भी कम होता है WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और यहाँ जब इसकी छाछ करते हैं तो ऊपर ऊपर से प्लाज्मा को निकाल करके कोरोना में, कोविड में प्लाज्मा डोनेट किया जाता है भाई। आजकल तो ऐसे मशीनें आ गई हैं जिससे आप प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा दे देते हैं, ठीक है। और अगर किसी को RBC चाहिए तो RBC डोनेट कर, वो डिपेंड करता है भिन्न भिन्न बीमारियों के ऊपर। और ऊपर वाला जो पीला पीला भाग है प्लाज्मा जिसे कहते हैं, तो ये प्लाज्मा आपका ये रहा, ध्यान से समझेंगे। यानी ऊपर का जो ये पीला भाग है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो डोनेट करते हैं वो आपका ये रहा, ये देखो ये थैली में। तो ऐसे थैली में पैक करके प्लाज्मा को डोनेट किया जाता है। देखो ये पीला पीला दिख रहा है ना, आम का जूस का जैसा, तो ये प्लाज्मा ही है बेटा। तो कोरोना काल में किसी के कोरोना हुआ तो ये है प्लाज्मा भाई, ये चढ़ाया जाता था फिर वो सही होता था। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो चढ़ा रहा है ये कार्टून के माध्यम 55% तो प्लाज्मा, 1% से कम होता है वैसे तो, 1% नहीं होता, कम होता है 1% से भी, ठीक है। तो वो आपका WBC होता है और प्लेटलेट्स होती हैं, WBC और प्लेटलेट्स। और बाकी का 45 या 44% कह सकते हैं, उसे कहते हैं RBC। ये हमारे शरीर में होता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई कि नहीं आई बताओ? पूरा ब्लड को भी बिल्कुल डॉक्टर की तरह मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सर ये दिखते कैसे हैं? चलो ये तो प्रैक्टिकल करके बता दिया। तो देखो ये है आपकी ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, यानी कि ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये है आपकी रुधिर वाहिनी। क्या है? रुधिर वाहिनी, जिसमें रुधिर बहता है उसे रुधिर वाहिनी कहते हैं भाई, ठीक है। अब ये पाइप, जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में मोटर चलती रहती है तो वैसे खून निकल रहा है, देखो ये पाइप दिख रहा है ना सबको, मोटर में से जैसे खून पाइप पानी निकलता है वैसे खून निकल रहा है रुधिर वाहिनी में से। अब इसमें देखो माल मेटेरियल पे ध्यान दो भाई, क्या क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले देखो ये जो मिठाई की सी टॉफी सी निकल रही है ना लाल लाल, ये देखो ये आराम से, तुमको डॉक्टर तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन डॉक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ये जरूर मैं कह रहा हूं आपको। तो ये जो आपकी क्या नाम से क्या कहते हैं, ये चक्री चक्री सी टाइप की, चकती टाइप की प्लेट की जैसे जाने को नाश्ता करेंगे इसमें लेके, तो ये इसे कहते हैं RBC। क्या बोलते हैं बेटा? RBC। अब तुम देख लो ये प्लेट ये लाल लाल दिख रही है, ज्यादातर यही ये दिख रही है। इसका मतलब ये पता चल गया कि RBC का जो जितना भी ब्लड होता है उसमें RBC की मात्रा ज्यादा होती है। और ये हमने देख भी लिया, देख लीजिए ये रहा RBC, तो RBC 45% टोटल ब्लड का, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से समझना भाई क्या है, 45 कह दो चाहे 44% कह दो, बात एक ही है भाई। देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया, देखिए पीछे कि जो प्लाज्मा का 55% होता है, बाकी 45% भाग जो है वो आपका रुधिर कणिका है। तो 45 में से मान लीजिए 44% जो है वो आपका ये है RBC,
बाकी का जो 1% है वो आपका WBC और प्लेटलेट्स होता है भाई, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना भाई। RBC की मात्रा ज्यादा होती है भाई। तो टोटल 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं, उसमें से 44% RBC होती है भाई, ध्यान रखना। बाकी की जो 1% है उसमें WBC और प्लेटलेट्स आती है भाई। अब ध्यान से समझना भाई क्या है। ये हो गया आपका RBC, जितने भी चकती चकती सी दिख रही हैं आपको लाल लाल। दूसरा है आपका WBC, तो ये रहा आपका WBC भाई, ये रहा आपका WBC, ये रहा, ये फुटबॉल की आकृति का फुटबॉल, ठीक है, चकती टाइप की है, लेकिन देख लीजिए आप, जो भी आपको दिख रहा है जो व्यवस्था है वो, ठीक है बेटा। ये दिख गया आपका WBC। तो अब आप देख लो WBC कितनी दिख रही है यहाँ पे, गिनो तो 1, ये रही 2, 3, 4, 5 ही दिख रही है भाई। एक लाल से लिख लेते हैं, WBC कितनी है गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 ही दिख रही है WBC। तो इससे पता चलता है कि RBC की तुलना में WBC बहुत कम होती है। और RBC देखो, RBC गिनिए, RBC को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पता नहीं और भी अंदर पाइप के अंदर घुसना पड़ेगा मुझे, मेरे बस की नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो RBC हो गया, WBC हो गया। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट जिसे कहते हैं, तो ये रहा आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो ये जो देखो, ये देखो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, देखो जाने कोई कछुआ टाइप का सा जिग-जैग तरीके से। अरे दिख गए क्या ये आपको, ये आबू से, ये प्लेटलेट्स होते हैं बेटा। तो इनकी मात्रा भी ठीक ठाक होती है। और इनका कार्य मैं बता दूं आपको, आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई वायरस वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो सबसे पहले WBC, ये सॉरी हाँ WBC आती है। मैं प्लेटलेट्स के बारे में बताता हूँ, ये नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लेटलेट्स, यानी कि हम आपको आगे जा करके बढ़ाएंगे। रुधिर, जब ब्लड की CBC जांच होती है और WBC की संख्या अगर बढ़ी हुई आ जाए, तो उन बढ़ी हुई WBC की संख्याओं को देख करके डॉक्टर कह देता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होगा तभी WBC की संख्या बढ़ती है, उनको मारने के लिए। प्लेटलेट्स तो है जो आपके खून को गाढ़ा और पतला करने के लिए होता है भाई। डेंगू में यही प्रभावित होता है प्लेटलेट्स, चक्कर आते रहते हैं, फिर खून, नारियल पानी, कीवी, बकरी का दूध, पपीता का पत्ते का रस, ये पिलाया जाता है डेंगू के बुखार में। तो RBC हो गया, दिखा दिया मैंने ब्लड में क्या होता है, WBC बढ़ा दिया, और आपका प्लेटलेट्स देख लीजिए। और तीसरा आपका आ गया प्लाज्मा, चौथा। तो ये प्लाज्मा जो ये घी सा फैल रहा है ना, घी सा, डू यू नो घी? अरे छाछ दही से जो निकलता है घी, तो ये देखो ये पीला पीला सा तेल सा फैल रहा है, लिक्विड, ये प्लाज्मा है। यार मैंने पहले कह दिया था लिक्विड है प्लाज्मा। अब देखो कणिकाओं में मैंने लिखा था, कणिका में WBC लिखा था, RBC लिखा था, और प्लेटलेट्स लिखा था। तो तीनों कणों के रूप में देखो, कण का मतलब सॉलिड है, कोई तस्तरी सी बन रही है, कोई प्लेट सी बन रही है, कोई क्या बन रहा है, आबूसा, ठीक है। लिक्विड में तो सिर्फ प्लाज्मा है, लिक्विड, तरल रूप में। तो शायद मुझे ऐसा लगता है बेटाओ, शायद ही कोई टीचर होगा भारत में जिसने ये चीजें बताई हो मेरे लाडलों। तो प्लीज आपका ये धर्म बनता है कि जो गंगाधर सर, आपका जो प्रिय सर है, जिसको आप जानते हैं कि इसके अंदर शक्तिमान छिपा हुआ है, मेरी मजबूरी है, मैं कह नहीं सकता मेरा नाम, ठीक है बेटाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन कोर्सों को प्रोवाइड, मतलब दुनिया में आप फैलाइए, जिससे कुछ 2 पैसा पैदा हो, ठीक है। और ये YouTube पर जो है संपूर्ण पाचन तंत्र को हमने डालने की कोशिश की है, डाल देंगे 1-2 दिन में। तो उसको आप YouTube पे जा करके पूरा पढ़िए, जिससे रिवाइज भी हो जाएगा, और हमारा व्यू भी बढ़ेंगे, और थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ भी होगा। लेकिन उसको शेयर जरूर करना भाई।
आप कोई जरूर नहीं पढ़ने वाला ही हो, कोई बच्चा, कोई घर परिवार जो है उनको सबको दिखाओ। क्यों? क्योंकि उसमें जनरल साइंस है, उससे उसकी जो माइंड की पावर वो बढ़ेगी। और उस पाचन तंत्र को पढ़ना तो हर एक व्यक्ति को जरूरी है, क्योंकि वो फिर बीमार नहीं पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीजें खाएगा। उसमें विटामिन मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, किस चीज का पाचन कैसे होता है, लीवर क्या होता है, किडनी क्या होती है, सारी चीज। तो ये चीज आपके मैंने बिल्कुल गजब तरीके से बताई है, और ये पीडीएफ में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आप, मैं इसको लिख देता हूं कि ये चीज क्या है, प्लाज्मा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। तो अब लिख लेते हैं इन चीजों को, भाई क्या है मामला। देखो भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे के लेके चलते हैं चैप्टर को। ये सारी चीज मैंने बता दी। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ना बेटा, सर्वाधिक जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनते हैं। क्या बनेंगे, ध्यान से समझना भाई, कि यहाँ पर 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम 5 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो उनको यहाँ ले जा करके फिर ऐसे, इससे थोड़ा जगह का अभाव जो है वो भी सही हो जाएगा। 5 प्रकार के प्रोटीन रुधिर में पाए जाते हैं। पहला जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ध्यान से समझिए। प्रोटीन जो है, 5 प्रकार के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, रुधिर में पाए जाते हैं। और पहला जो प्रोटीन है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। पहला जो प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन है। दूसरा जो प्रोटीन का नाम है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। 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 ठीक है, ठीक है ना भाई, फाइब्रिनोजन। तीसरी जो प्रोटीन का नाम है उसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुनिन। आराम से पढ़िए भाई, ठीक है ना। चौथा जो प्रोटीन का नाम है उसका नाम है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। और पांचवा जो प्रोटीन है बेटा उसका नाम है हेपेरिन। हिपेरिन बोल देते हैं कई जगह। तो ये 5 प्रकार के प्रोटीन आपके रुधिर में पाए जाते हैं, और इनसे प्रश्न सभी से परीक्षाओं में पूछा जा चुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आगे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो आप आराम से एक एक चीज के बारे में पढ़िए, समझिए भाई। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, इनका काम है, मेन जो काम है इन प्रोटीनों का वो है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना, यानी कि इसको कह सकते हैं देसी अंग्रेजी भाषा में ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड ब्लड क्लोटिंग।
ठीक है बेटा, रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग। लेकिन एल्बुमिन के बारे में क्या बताया जाता है, तो ध्यान से समझना। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन पाई जाती हैं, हमारे सॉरी शरीर में नहीं, रुधिर में, तो रुधिर में जितने भी प्रोटीन पाई जाती है उसमें सर्वाधिक मैक्सिमम जो प्रोटीन पाई जाती है वो आपका एल्बुमिन है। कौन सा है? एल्बुमिन। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है सर्वाधिक पाई जाती है, उसका नाम है एल्बुमिन। ठीक है। और इसका जो कार्य है किसका? एल्बुमिन का। एल्बुमिन का कार्य है क्या? इसका कार्य है कि जो खनिज होते हैं ना, खनिज, मैंने कहा था रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन और खनिज को विभिन्न कोशिकाओं या शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो एल्बुमिन का कार्य है कि खनिज जितने भी होते हैं उन खनिज को या खनिजों को, क्योंकि बहुत सारे खनिज होते हैं तो बहुवचन करना पड़ेगा, तो खनिजों को परासरण दाब द्वारा, परासरण द्वारा परासरण द्वारा किसमें चेंज करना, मतलब इनमें जो विभिन्न अंग हैं उनमें पहुंचाना। खनिजों को किसके द्वारा? परासरण द्वारा नियमन करना। नियमन का मतलब उनका संतुलन बनाए रखना। कि खनिजों का परासरण का मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, जैसे कि उसको मतलब इसके कह सकते हैं कि किसी जैसे किसी चीज में से किसी चीज को सौंखना, ऑब्जर्व करना, मतलब कि उसी को खींचना, सौंखना, वो है ये खनिजों का परासरण द्वारा नियमन। ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके याद हो गई होगी, एल्बुमिन का ये कार्य है। अब आता है ग्लोबुलिन। तो इस ग्लोबुलिन के बारे में तो आपने ये सुना भी होगा बेटाओ, क्या कि ये जो है ग्लोबुलिन, इसके बारे में ये पढ़ा होगा आपको, पहले भी आया था भाई। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन ये आपके अंडे में पाया जाता है, अंडे में और दूध में। जब मैंने मिनरल्स पढ़ाए थे वहाँ प्रोटीन पढ़ाया था, वहाँ पे अंडा और दूध में ये प्रोटीन आपको लिखाया था भाई, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये अंडे में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रोटीन का यहाँ रक्त में क्या काम होता है भाई। तो ग्लोबुलिन के बारे में मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना कि ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में क्या करेंगे, ध्यान समझना कि ये जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ 3 प्रकार के कौन कौन से। ये होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा और बीटा की अगर बात करें, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा जो है इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब परिवहन का। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है गामा, कि ग्लोबुलिन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा का जो कार्य होता है वो जो मतलब गामा ग्लोबुलिन कहते हैं इसको। गामा ग्लोबुलिन का जो कार्य है इसका है इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, यानी कि प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता बनाए रखना या बढ़ाना, इंक्रीज करना, जिसे इम्यूनिटी कह सकते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को इंक्रीज, बढ़ाना। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। अब मैं अगर बात करूं हेपेरिन की, तो हेपेरिन के बारे में एक शब्द लिखेंगे क्या, कि हेपेरिन प्रोटीन जो है ये एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है, मतलब ये रक्त का थक्का नहीं जमने नहीं जमने
देता। यानी कि ये देखो, रक्त का थक्का कौन जमने देता है? ऊपर के दो, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन, और इसका काम है रक्त का थक्का नहीं जमने देना, और इसी कारण इसे कहते हैं क्या? एंटी क्लोटिंग। क्लोटिंग नहीं, एंटी क्लोटिंग। एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। क्या कह सकते हैं इसको? एंटी क्लोटिंग प्रोटीन कहते हैं भाई। ठीक है ना बेटा? तो इसको, ये जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देता, कहने का मतलब नहीं जमने देता। ठीक है, जमने नहीं देता है खून को भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई आपके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन आपके हो गए, लेकिन कई बार कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से ये जो 3% आपके हैं ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, तो यहाँ से इनसे प्रश्न क्या बनता है? तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में आपका आएगा पहले नंबर पे तो कैल्शियम। कैल्शियम है। एक है आपका NaCl, दोनों सोडियम और क्लोरीन दोनों, जो कि हमको नमक से प्राप्त होते हैं, NaCl। ठीक है, और एक है आपका मैग्नीशियम। तो इनके बारे में देख लीजिए भाई क्या है मामला। कैल्शियम और ये जो दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं इनको, और ये मैग्नीशियम। अब ध्यान से समझना भी क्या है। कैल्शियम जो क्योंकि यौगिक हैं ये भी ब्लड में जाते हैं, 3% कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम जो है ये ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं भाई। अब देख लो कौन कौन, ऐसे नहीं रक्त का थक्का, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन प्रोटीन में तो ये है, लेकिन यौगिक में पूछे तो कैल्शियम रहेगा आंसर, कैल्शियम। और जो NaCl है, सोडियम और क्लोरीन जो है, ये रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। रक्त दाब यानी कि खून के दाब को क्या करते हैं? यानी कि BP जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रित करता है भाई, कम ज़्यादा जो भी है। तो इसीलिए जब BP जब होता है किसी का लो या हाई BP होता है, तो उसमें नमक कईयों में तो कहते हैं कि ज़्यादा नमक खाओ, कईयों में कहते हैं कि नमक बिल्कुल खाओ ही मत। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा कि NaCl जो है वो ब्लड जो प्रेशर है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। लेकिन मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये जो है रक्त के बहाव को नियंत्रित करता है। रक्त के बहाव का मतलब समझ गए होंगे आपको, ब्लड के फ्लो को। किसको? ब्लड के फ्लो का मतलब समझ गए होंगे आप। बहने का मतलब जो है, तो ब्लड के फ्लो में क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो इस प्रकार आपने देखा ये आपका रक्त की सारी चीजें। लेकिन अभी आपने देखा कि रक्त 2 हिस्सों से मिलके बना। देखो अब तो यानी कि मैं इसको रिवाइज ही करा देता हूं, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया है आज हमने। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके जनक माने जाते हैं विलियम्स हार्वे। और रक्त को हम 3 जगह से रक्त के बाद हृदय के बाद रक्त वाहिनियाँ। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, और रक्त वाहिनियों के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहेंगे। और हम सबसे पहले पढ़ते हैं रक्त यानी कि ब्लड। ब्लड जो है वो सामान्य वयस्कों में जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर, लेकिन महिलाओं की अगर पूछ ले तो 4 से 5 लीटर होता है। यह हमारे शरीर में वजन का लगभग 8%। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका कार्य होता है कि शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन या खनिज को पहुंचाना। इसका pH का मान 7.4 होता है। ठीक है, दुर्बल क्षारीय। और रक्त का जो रंग होता है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन खुद जो है वो बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हेमेटिन और ग्लोबिन। हेमेटिन वर्ण का कार्य करता है जो फेरस आयन के कारण यानी कि लाल होता है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है भाई। ठीक है, बताओ आगे अगर चलें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं। पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रत्येक 100 ml पे, महिलाओं में 12-14, और बच्चों में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है 18 से 20 के बीच।
लेकिन एवरेज वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो एवरेज वैल्यू जो है वो आपका 15 ग्राम प्रति 100 ml। नाक से अगर रुधिर बहता है तो उसे बिल्कुल एपिस्टेटिक्स कहते हैं। और अगर मूत्र से रक्त आए तो हिमेचूरिया, मल से मैलिना, उल्टी से हीमेटेमोसिस, और बलगम के साथ अगर कहा तो हेमोप्टाइसिस, और मासिक धर्म जिसे मेनार्की कहते हैं। शरीर में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड बोन मैरो जो कि फ्लैट बोन होती है, ध्यान रखना फ्लैट बोन उसमें। और लेकिन भ्रूणावस्था में जो है रक्त कहाँ मिलता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो आपका आंसर रहेगा लीवर में। उस बच्चे के लीवर में रक्त का। फिर हमने रक्त के बारे में पढ़ा कि अगर 100% रक्त है उसमें कुछ भाग उसका 55% आधे से ज़्यादा तो लिक्विड होता है, बाकी जो है कणिकाएं होती हैं, रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो जो द्रव हिस्सा होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, क्षारीय द्रव मैंने आपको बता दिया खूब डिटेल में। और रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 45%। प्लाज्मा में जो 55% है उसमें पानी, प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। पानी जो है वो 90% पाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर भाग पानी ही होता है ना भाई? यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लाज्मा का मैक्सिमम भाग पानी होता है भाई, ठीक है ना भाई? प्रोटीन 7% प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन 5 होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और हिपेरिन, ठीक है? ठीक है, तो PFAG ऐसे इसको याद कर लेना। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन का काम है रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प। एल्बुमिन का जो कार्य है वो है खनिज को परासरण के द्वारा नियमित करना, ठीक है? और ये सर्वाधिक हमारे शरीर में एल्बुमिन प्रोटीन ही पाई जाती है रक्त में। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये अंडे में पाया जाता है, लेकिन ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा का जो काम होता है उसका काम है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन गामा ग्लोबुलिन का जो कार्य है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है ना भाई? और हिपेरिन की अगर बात करें तो ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता, इसी कारण इसे एंटी क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। किसको? हिपेरिन को। तो ये आप ढंग से याद कर लेना भाई, बार बार बोला प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन दोनों का काम है रक्त का थक्का जमाना, और हिपेरिन का है रक्त का थक्का नहीं जमने देना, छक्का नहीं रक्त थक्का। और एल्बुमिन का कार्य है खनिज, और ग्लोबुलिन का कार्य है ये अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया होगा? लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न पूछा है, मत पूछो बात, क्या पूछा है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो है अनुपात कितना होता है? तो ये होता है अनुपात, मैं बता दूं आपको बेटाओ, 2:1। कितना होता है? 2:1। कैसे लिखें भाई? ये प्रश्न आ चुका भाई एग्जाम में कि क्या कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1। तो 2 मतलब एल्बुमिन, ग्लोबुलिन कितना? 1, ज्यादा वाला 2। तो एल्बुमिन तो ज्यादा पाया जाता है, तो अगर वो 100 किलो है, 100 है, तो ग्लोबुलिन 50 होंगे, ऐसा है इसका मतलब, आधे होंगे। तो मतलब ग्लोबुलिन की जो मात्रा है वो एल्बुमिन से क्या होती है? आधी होती है, तभी तो 2:1 हुआ। फिर अगर मैंने आपसे पूछा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में सिर्फ 3 कैंडिडेट 4 पढ़ेंगे। कैल्शियम जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, NaCl BP में, नमक से याद रखेंगे, नमक। NaCl क्या है? आपका क्या है? नमक है भाई, तो आप नमक से याद रखेंगे, जो आपको याद रहेगा नमक। मैग्नीशियम रक्त भाव को फ्लो को नियंत्रित करता है। अब मैंने सिर्फ प्लाज्मा पढ़ा है अभी, केवल क्या पढ़ा है बेटाओ? प्लाज्मा पढ़ा है। अभी मैंने रुधिर कणिकाएं नहीं पढ़ी। रुधिर कणिकाएं का मतलब रक्त कणिकाएं, यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स नहीं पढ़े। तो हम अगली क्लास में जो है वो क्या पढ़ेंगे? RBC पढ़ेंगे बेटाओ, और RBC के बारे में बहुत रोचक तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद WBC पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको चित्र के द्वारा ये बताया था कि हड्डी जो बोन है, बोन मैरो, ये ऐसे पाई जाती है,
और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।